अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, जो एक हिजान की कैफियत जो गवर्नमेंट के लोग भी कहते रहे, अगले रोज़ ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे थे और मुख्तलिफ लीडर्स कह रहे थे कि मीडिया ने हिजान पैदा किया हुआ है एक अपॉइंटमेंट को लेकर, और अल्लाह अल्लाह करके आज वो मरहला तय हो गया और बहुत खुश असलूबी से तय हो गया, क्योंकि जिस तरह ही समरी पहुंची ऐवान सदर, उसके बाद सदर आरिफ अलवी साहब लाहौर गए, उन्होंने अपने चेयरमैन इमरान खान साहब को ब्रीफ किया और फिर वापस आते ही कहा यह गया कि समरी पर साइन करके वापस भिजवा दिया गया है और अप्रूवल दे दिया गया है, जिसके बाद अब एक बाकायदा नोट बनकर जो है वो GHQ जाएगा और सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जाएगा और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे। आज सदर आरिफ अलवी से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब, उन्होंने भी मुलाकात कर ली सदर से, और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद साहब, जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब, उनकी भी मुलाकात हो गई और उसके बाद वो वज़ीर आज़म से भी उनकी मुलाकात हो गई और यकीनन पेशावराना अमूर पर बातचीत हुई, जो चैलेंजेस हैं उनके हवाले से भी बात हुई होगी, मुबारकबादें एक्सचेंज हुई होंगी और अब एक मरहला तय हो गया। बहुत ज़्यादा क्यास आराइयाँ हो रही थी कि जी पता नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कंफर्टेबल नहीं होगा, लेकिन 12 मरतबा ये भी कहा जाता रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इसमें से नहीं थी, क्योंकि ये प्रेरोगेटिव सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर आज़म का था और उन्होंने वो अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल करते हुए यकीनन काबीना से आज उन्होंने डिस्कस किया, काबीना के साथ मशावरत हुई और उसके बाद वहाँ से भी जो है एक अप्रूवल काइंड ऑफ अप्रूवल लेकर तो बाकायदा ये दोनों सीनियर मोस्ट जनरल्स जो थे उनकी नाम फाइनल करके सदर को भिजवा दिए। सदर आरिफ अलवी साहब का लाहौर जाना, ना जाते तो शायद कयास आराइयाँ अभी तक होती रहती, लेकिन जाना हमारा ये ख्याल था कि जब वो चले गए हैं तो यकीनन सदर आरिफ अलवी साहब ने जाके उनको कहा होगा कि हम चाहे कुछ भी कर लें, इसमें हम शायद कुछ कर नहीं सकते, कोई कानूनी चाराजोई हो नहीं सकती। और इस प्राइम मिनिस्टर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पहले भी कह चुके हुए थे कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरिट पर होनी चाहिए। तो अब जो आज फैसला हुआ है ये तो मेरिट के हिसाब से बेस्ट फैसला कंसिडर किया जा रहा है, क्योंकि टॉप मोस्ट जो 6 नाम आए थे उनमें से टॉप मोस्ट सीनियर मोस्ट कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स जो हैं जनरल्स, उनको प्रमोट कर दिया गया है। और कहा यह जा रहा है कि जनरल आसिम मुनीर साहब एक इंतहाई नफीस आदमी हैं, हाफिज कुरान हैं और ये तकरीबन कहा यह जाता है कि ही वॉज 38 ईयर्स ओल्ड जब इन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया। सऊदी अरब में थे, अरबी ज़ुबान पर भी अबूर रखते हैं, फ्लुएंटली अरबी भी बोल लेते हैं और वैसे इंतहाई ऑनेस्ट और एक प्रोफेशनल सोल्जर हैं। मुख्तलिफ असाइनमेंट्स कर चुके हुए हैं, DGISI भी रह चुके हुए हैं और उसके बाद फिर कोर भी की और अब जो थे ये GHQ में थे। और साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब नो डाउट मोस्ट कॉम्पिटेंट ऑफिसर और बहुत वर्कॉलिक कंसिडर किया जाता है इनको और बहुत ही मतलब सादा तबीयत के प्रोफेशनल ऑफिसर हैं। और अब एक मरहला तो अब तय हो गया। गुज़िश्ता रोज़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने अपने इख्तिताम मतलब आखिरी खिताब में जो चीज़ें की वो एक लेगेसी है, बेंचमार्क है, क्या आने वाले जनरल जो हैं वो उसी पर चलेंगे, क्योंकि उन्होंने एक बात बहुत वाज़ेह कह दी कि फरवरी 2021 से फ़ौज ने फैसला कर लिया था कि वो किसी भी तरह सियासत में अब दखल अंदाजी नहीं करेंगे, सियासत से दूर रहेंगे और उन्होंने कहा वो अब तक इस पर कायम है। उन्होंने कहा ये आइन की खिलाफ वर्जी है कि हम सियासत में मुदाखलत करें और अब ये नहीं होगा। यकीनन एक बहुत अच्छा जेस्चर है अगर फरवरी 2021 से शुरू हुआ और अब देखना यह है कि क्या आने वाले जनरल, क्योंकि ये अगर फैसला 2021 में हुआ तो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की टीम में
ये दोनों जनरल जो आज प्रमोट हुए हैं वो भी मौजूद होंगे। तो यूनानिमस फैसला होगा और यकीनन ये दोनों जो नए आज सीनियर मोस्ट जनरल प्रमोट हुए हैं, एक आर्मी चीफ और एक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, ये यकीनन इन चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे, जिसको बाजवा डॉक्ट्राइन कहा जाए या लेगेसी कहा जाए या इदारे का एक फैसला है जिस पे वो कायम रहेंगे। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने यकीनन अब मुबारकबाद तो मैंने अभी तक नहीं देखी, यकीनन दे दी होगी और सदर साहब के थ्रू पहुंचा दी होगी मुबारकबाद। और अब सियासत में उनका सिर्फ एक ही मिशन है और वो ये है कि 26 तारीख को उन्होंने आना है, वो जो अनाउंस कर चुके हुए हैं। एक ही मिशन है कि वो फौरी, साफ और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। अब देखना यह है कि वो कहते हैं कि 26 तारीख को मेरे पास एक और सरप्राइज़ है, मैं सरप्राइज़ दूंगा। वो सरप्राइज़ क्या होगा वो हमें अभी नहीं मालूम, लेकिन यकीनन जब वो आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन सवालात ये हैं कि वो क्या आके धरना देंगे, जलसा करेंगे या फिर लॉन्ग मार्च लेके दोबारा निकल पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा था कि उन्होंने सिंध भी जाना है और शायद दोबारा सिंध से भी आए। लेकिन प्रेशर वो रखेंगे और ये प्रेशर उस टाइम पे है जब सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से गुज़िश्ता रोज़ एक ख़त लिख दिया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एक्सरसाइजिंग एक्सट्रीम कॉशन एंड अवॉइडिंग पब्लिक गैदरिंग्स इन द वेक ऑफ अल्टीरियर मोटिव्स ऑफ हॉस्टाइल एजेंसीज एंड अदर एंटी स्टेट एलिमेंट्स। वार्निंग दे दी गई बाकायदा तौर पर कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा हो सकता है। अब इस सारे सिनेरियो में देखना है कि इमरान खान साहब कितनी सिक्योरिटी में आते हैं। पहला सवाल तो ये है कि शायद लोग क्या सराहियाँ अब इस पे शुरू होगी कि वो आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि ये एक बड़ा क्रिटिकल मरहला था जो अब अबूर हो चुका हुआ है। इमरान खान साहब की सिर्फ पहले ये था कि जनाब इन चोरों की हुकूमत को नए आर्मी चीफ की तैनाती नहीं करनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि जो बाहर मफरूर बैठा हुआ है उससे मुशावरत नहीं करनी चाहिए, और फिर बाद में उन्होंने कह दिया कि जो भी आए मेरिट पे आए, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। इन्हीं तमाम मामलों पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं अली खान, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली KP, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार वली खान साहब। मेरे साथ अंदलीब अब्बास साहिबा मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कॉलमिस्ट भी हैं, राइटर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीब अब्बास साहब आपके वक्त का भी। और मेरे साथ नसीम ज़हरा, सीनियर सहाफ़ी, कॉलमिस्ट, तज्ज़ियाकार, एंकर पर्सन मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम ज़हरा। अगर इजाज़त दें तो नसीम ज़हरा साहिबा से कोई थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें। नसीम ज़हरा साहिबा, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, इज़ इट सो? नसीम ज़हरा साहिबा, नसीम ज़हरा साहिबा को मेरी आवाज़ शायद नहीं जा रही। चलें, इख्तियार वली खान साहब, मुबारक, बड़ा एहसन तरीके से मरहला आपने ये पार कर लिया है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया ज़मीर भाई। ऐसा है कि ये एक मरहला था जो बहुत क्रूशल था और इसको बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज कर दिया गया था। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका जो फोकस था, जो उनका इंटरेस्ट था, वो यही था कि अगर वो बोलें ना बोलें, लेकिन दुनिया जानती है कि वो अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ चाहते थे। लेकिन मेरे ख़्याल में ये जो फ़ैसला हुआ, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक सुनहरा बाब बन के उभरेगा, बल्कि उभर चुका है, कि किसी जनरल को सुपरसीड किए बग़ैर मेरिट की पॉलिसी को अपनाते हुए टॉप मोस्ट के 2 जनरल्स जो थे उनको नई जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। हैजानी कैफियत की आपने बात की, वो सिर्फ मीडिया ने नहीं बल्कि उसमें चेयरमैन PTI का भी एक बहुत बड़ा किरदार था। ये होना नहीं चाहिए। आर्मी चीफ का जो फैसला है, मेरे ख्याल में इसको जितना हम अनपोलिटिसाइज रखें तो वो ज़्यादा बेहतर। बिल्कुल। सॉरी इख्तियार वली खान साहब, नसीम ज़हरा साहिबा मेरे साथ लाइन पे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत मुख्तसर वक्त देना था, तो मैं चाहता हूँ मैं नसीम ज़हरा साहिबा का तजिया ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम नसीम ज़हरा साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम ज़मीर, वालेकुम अस्सलाम टू द पार्टिसिपेंट। नसीम ज़हरा साहिबा, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, सो इज इट सो नाउ? जी, मेरा ख्याल है कि ये अच्छी बात है कि इस तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ पूरा प्रोसेस, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनली एक लेड आउट प्रोसेस है,
उसी के मुताबिक की अपॉइंटमेंट्स हुई और जितना भी इसको इनिशियली पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की गई, जो कि आप खुद बयान कर चुके हैं, तो वो नहीं, उसके बावजूद ये बड़े अच्छे तरीके से ख़त्म हो गया। और ये जाहिर है जो प्रोसेस था वो तो चलना ही था। फिर आखिर में जो सवाल था कि क्या प्रेसिडेंट साइन करेंगे या नहीं, उनकी अथॉरिटी तो नहीं है टू विद होल्ड समथिंग लाइक दिस, और लेकिन कयास आराइयां थी, बहुत अच्छा हुआ। और फिर मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने जो ये स्टेटमेंट भी दी कि मैं 7 बजे मीटिंग करूंगा लॉयर्स के साथ एक्सेट्रा, वो तो बाद में ये पता चला कि मीटिंग तो खैर कोई हुई नहीं और उससे पहले फैसला हो गया। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि as far as the army chief's appointment is concerned, all's well that ends well, और उम्मीद करते हैं कि ये अपॉइंटमेंट के बाद anyway as far as the military affairs are concerned, सिक्योरिटी अफेयर्स वो सही तरीके से चलें नसीम और साहिबा, सियासत से ये दूर रहें। सही। नसीम साहिबा, कल जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का खिताब था, जिनको उन्होंने कहा, खुद कहा कि ये मेरा आखिरी खिताब है, उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की जो कि शायद हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बहुत वोकल होकर बहुत सारी बातें कर दी। आने वाले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए क्या वो लाइंस थी कि बस अब यही चीज़ें हैं, क्योंकि फरवरी 2021 के बाद जो भी फैसला किया उसमें यकीनन ये दोनों सीनियर मोस्ट जनरल भी उस टीम में थे जब इदारे ने फैसला किया कि हमने सियासी नहीं होना, हमने किसी भी तरह सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करनी। तो उस सिनारियो में, और इमरान खान साहब का जो एक इस वक्त तक चल रहा है कि जनाब वो फिर भी शायद ये जोर लगाएंगे कि जनाब नहीं, पिंडी को चाहिए कि वो इन्फ्लुएंस करें और इनको हटाएं, क्योंकि मुल्क के मामला बहुत ख़राब हो चुके हुए हैं। देखिए, एक तो ये कि जनरल बाजवा की जो कल तकरीर थी, बहरहाल उसका तो जवाब तारीख के पैराए में रहते हुए अगर दें तो, और हालिया तारीख में तो बहुत सी बातें उन्होंने ऐसी फरमाई जो कि हकीकतन दुरुस्त नहीं थी। उन्होंने कहा कि 2021 से लेके फरवरी से के बाद सियासत में नहीं वो उन्होंने मुदाखलत की, लेकिन आपको भी याद है ज़मीर के सितंबर अक्टूबर पिछले साल जब कोई पीटीआई को 15 बिल पास करना चाह रही थी तो उनको रोकना पड़ा क्योंकि उनके इत्तेहादी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। फिर मिलिट्री ने इंटरवीन किया, कभी कोई मेजर फोन कर रहा था इनको, कोई कर्नल, तो ये उनसे फिर इत्तेहादियों को वापस ऑन बोर्ड लाए। फिर उसके अलावा जनरल बाजवा ये बात तो उनकी कही हुई है कि जी पिछले साल जुलाई में मेरे पास 5-5, 6-6 आ जाते थे ये मिनिस्टर्स और आके वो बात करते थे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो फिर अगर ये सब गैर सियासी सफर था 2021 फरवरी के बाद, तो ये सब क्या हो रहा था? तो वो हकायक से जरा हट के कुछ बातें फरमाई उन्होंने। तो बहरहाल, लेकिन जहां तक आप कह रहे हैं कि लाइन ड्रॉ कर दी उन्होंने फॉर द इनकमिंग चीफ, मेरा ख्याल है कि हर चीफ अपनी शख्सियत का होता है, लेकिन बहरहाल जहाँ तक आइन का ताल्लुक है और उसके मुताबिक तो जो जनरल बाजवा साहब कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे। और पाकिस्तान की तारीख भरी हुई है, जो हम सब जानते हैं कि जितना आप सियासत में फौज घुसी है उतनी बेड़ा गर्क हुआ है। तो वो तो दूर रहें तो बहुत अच्छा है। और इमरान खान साहब को फिर तय करना होगा कि मतलब वो चाहते क्या है, क्योंकि खुद उन्होंने इतनी तनकीद की कि भाई फौज का जो रोल है वो होना नहीं चाहिए, और बिल्कुल हम उनसे एग्री करते हैं। मेरा ख्याल है सब ने सियासतदानों ने बारियां ले ली हैं फौज से फायदा उठाने की। अब मेरा ख्याल है कि ये बारी आनी चाहिए कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर 2 लिखा जाए, जिसमें कि तमाम सियासतदान ये समझ लें कि ये अब टाइम नहीं है, फौज को बिल्कुल दूर रखने की जरूरत है। और इमरान खान साहब, बहुत अनफॉर्चुनेट होगा अगर इमरान खान साहब, ये दिलीप अब्बास साहब आपको बताएंगे, लेकिन अगर इमरान खान साहब का ये इरादा है कि अगली जो अब ये आए हैं आर्मी चीफ आ रहे हैं 3-4 रोज में, अब उनको कहें कि जी न्यूट्रल आ रहे हैं और ये करें, आई डोंट थिंक कि ये होने जा रहा है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए बहरहाल। और ये तो नहीं हो सकता कि बीच में फौज आके बताए कि क्या करना है क्या नहीं करना।
ये जो मौजूदा हुकूमत है उसकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि आगे बढ़ के बातचीत शुरू करे। और मुझे मालूम है उनका जवाब यही होता है इस हुकूमत का कि इमरान खान साहब सुनते नहीं है और वो कहते हैं कि जी पहले इलेक्शन की डेट। तो ये भी बात ठीक है, तो कहीं समवेयर मिडल ऑफ द रोड मीटिंग पॉइंट बनाना होगा, लेकिन सियासतदानों को खुद ही बनाना होगा, क्योंकि अगर सियासतदान नहीं करेंगे और अगर आप देखेंगे फौज की तरफ, तो फिर जब कल फौज का रोल एक्सपैंड कर जाए तो फिर शिकायत भी ना कीजिएगा। और पीटीआई से ज्यादा कोई नहीं जानता, कोई बेहतर नहीं जानता। अभी मैं सुन रही थी शहरियार अफरीदी साहब 2019 अक्टूबर में नवंबर में कह रहे थे एक प्रोग्राम में बैठ के वसीम बदामी के आर्मी चीफ हमारे बाप और माँ दोनों होते हैं, और फिर देखें वो करते करते किधर सफर पे पहुंच गए, आखिरी वक्त में क्या किया। और तो फिर इसलिए वो अवॉइड ही करें तो बेहतर है। सही, बिल्कुल। मैं अगर आप हमारे साथ हैं तो मैं चाहूंगा अंदलीब अब्बास साहिबा का जवाब भी सुन लें। अंदलीब साहिबा, नसीम जहरा साहिबा का ख्याल है कि इमरान खान साहब को अब उस लाइन से हट जाना चाहिए जिस लाइन पे वो चल रहे थे कि जनाब पहले न्यूट्रल, फिर न्यूट्रल ना हो, फिर दोबारा न्यूट्रल, और फिर क्यों न्यूट्रल क्यों है, क्यों नहीं इंटरवीन करते, क्यों नहीं इनको हटाते। तो आपको क्या लगता है कि अब इमरान खान साहब अब सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिकल जद्दोजहद रखेंगे और अगर कोई भी डिमांड होगी तो टेबल पे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठ के बात करेंगे? शुक्रिया जमीर। इसमें सबसे पहले तो अच्छी बात है फौज के अंदर एक सिस्टम रियलाइजेशन भी है और उसके ऊपर कोर्स करेक्शन करने की ख्वाहिश भी है। उसमें एक जो सब मेंशन करें, प्रॉब्लम ये होता है कि ये ख्वाहिश आपको आती है जाते हुए, और जब आपने सारे वो क्या कहते हैं ना 900 का मीटर पूरा कर लिया होता है, और तबाही जो होती है वो इस लेवल की होती है कि उसको रिसरेक्ट करते हुए भी टाइम लगता है। तो अब ये जो 2008 में भी वो जो पॉलिटिकल विंग था फौज का, वो डिसाइड हुआ था कि नहीं होना, फिर वो हो गया। ये जो वाकयात हुए मार्च के अंदर, जैसे बाजवा साहब ने कहा कि जी मैं तो मतलब पिछले साल फरवरी के अंदर हमने डिसाइड किया था कि फौज जो है न्यूट्रल हो जाएगी, और उसके बाद वो जितनी सियासी हुई शायद पिछले 4 सालों में नहीं हो, और आखिर तक रही। ये जो तकरीर इन्होंने की 14 का मौका था, अलविदाई तकरीर थी और 99% सियासी थी, तो आखिर तक उनका कहना और करने में वो जो तजाद हमेशा रहता है वो रहा। अब अगर आप मार्च के इवेंट्स देखें, मार्च 2022 के, तो मार्च 2022 के इवेंट्स तो क्या थे? मार्च 22 के जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है, इट वाज अ पॉलिटिकल कू, वाज इट अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस? एक असेंबली में एक बाकायदा आप देखें कि उससे पहले आप सबके प्रोग्रामों में क्या खाकान अब्बासी, क्या ख्वाजा आसिफ, क्या मियां जावेद लतीफ, हर बंदे ने कहा, जब पूछा गया कि पीपल्स पार्टी जो है वो कह रही है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी लाना चाहिए, तो उन्होंने कहा जी एस्टैब्लिशमेंट के बगैर नहीं आ सकता। और फिर वही हुआ। हमें भी पता 5 वोट कहाँ से आए और क्या हुए। मंडियां लगी, सबके सामने लगी, सिंध हाउस में लगी, करोड़ों रुपए पे लगी, और उसके बाद ये जो सब कुछ हुआ। और जो सबसे बड़ी बात है, कहाँ आता है जी एग्जिस्टेंशियल रिस्क, कि आपने इकोनॉमी जो निकल रही थी कोरोना के अंदर बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी का आपको अवार्ड मिला, आप इंडिया को मात कर गए। बिल्कुल वो चीजें हमारे सामने हैं। वो इकोनॉमिक सर्वे, बिल्कुल इकोनॉमिक सर्वे जो मौजूदा हुकूमत के दौर में आया, उसमें मतलब जो नंबर्स आए वो बताते हैं कि आप लोगों की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो ठीक हो रहे थे। लेकिन उसी टाइम में ये भी कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब की पीटीआई की पॉपुलैरिटी वाज एट द लोएस्ट एब विज़-अ-वी महंगाई के जो मामला थे। और कहा यह जाता है कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया इमरान खान साहब के लिए और पीटीआई के लिए, और उसके बाद जो उन्होंने सपोर्ट गेन की रोड पे। ये जनरल बाजवा ने भी अपनी जो इनिशियल मीटिंग्स की थी ना, और उसमें अपने इन सर्विस में जब बहुत रिएक्शन आया, तो वो खुद मानते हैं कि 2 मिसकैलकुलेशन। एक तो मिसकैलकुलेशन हुई उनसे कि जी खान साहब पॉपुलर नहीं है और ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस था, आर्मी को एक्सपीरियंस है। जब नवाज शरीफ साहब गए थे
मुशर्रफ आया तो लोगों ने मिठाइयाँ बांटी थी, क्योंकि वो करप्शन पे गए थे, उन पे स्कैंडल्स थे बेशुमार। भुट्टो को जब बिल्कुल हिस्ट्री हमारे सामने है, हिस्ट्री हमारे सामने है। जब इमरान खान साहब गए, बात सुन लेना मेरी कंप्लीट, मुझे बात करने जी जी। जब इमरान खान साहब बाहर गए हैं तो कौम सारी बाहर निकल आई, और इन्होंने जो सर्वे मेंशन किया उसमें जो इन्होंने पॉपुलैरिटी मेंशन की, पता नहीं कहां से करवाई हुई थी, अपने मतलब की करवाई हुई थी। नहीं, मैं इकोनॉमिक सर्वे के फिगर्स की बात कर रहा था, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हवाले से थी। दैट वाज एक्चुअली, आपको वही बात कर रही हूँ कि 6% पे छोड़ के गए, एग्जैक्टली पे आ जाए। अच्छा, 5% पे क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क छोड़ के गए, 125% पे आ जाए। जो दूसरी मिसकैलकुलेशन इनकी हुई वो ये थी कि 13 जमातें आएंगी जो 30 साल से पाकिस्तान को तबाह कर चुकी है। बिल्कुल अंजलीब साहबा, इस पे मजीद भी बात करेंगे। मैं इख्तियार वली खान साहब की तरफ जाता हूं। इख्तियार वली खान साहब, आपने नसीम जहरा साहिबा की भी बात सुन ली, अंदलीब अब्बास साहिबा की भी बात सुन ली, और उन्होंने तो कहा कि मतलब पॉलिटिकल रोल था, और नसीम जहरा साहिबा ने भी कहा कि पिछले साल अक्टूबर में, उससे पहले जुलाई में, और उसके बाद भी। तो आप लोग तो मुस्तफ़ीद हुए हैं फिर उनके, अगर वो पॉलिटिकल रोल था। देखिए, मैं बताता हूँ, ये जो बहन कह रही है ना अंदलीब अब्बास साहिबा के खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, इनकी जो जावेद लतीफ़ साहब, ये तो और अभी भी मौजूद है ये चीज़ें। ये मैंने भी कहा था एक शो में आके, उसका मकसद कहने का ये था कि हमें आर्मी जो है या फौजी इस्टेब्लिशमेंट हमें बंदे पकड़ के ना दें। जो जिस तरह बाजवा साहब ने कल स्पीच की है, दैट वाज एन एक्सीलेंट स्पीच, और उन्होंने कहा कि हमने गलतियां की हैं, मिसकैलकुलेशन की ये बात की है। मिसकैलकुलेशन आर्मी की पहले ये थी कि उन्होंने इमरान खान को ओवर एस्टिमेट कर लिया था। इन्होंने कहा था उनको कि हमारे पास 200 इकोनॉमिस्ट की टीम है, लेकिन पल्ले क्या था, जिस दिन ये हुकूमत में आए साथ साथ आपकी मईशत गिरती गई। अब ये मार्च 22 की बात कर रही हैं, तो मार्च 22 को जो हुआ था, वो जो आपके मिनिस्टर्स थे वो आपके साथ नहीं खड़े हो रहे थे, जो आपके अपने MNAs थे वो आपके साथ खड़े नहीं हो रहे थे, और उनको गर्दनों से पकड़ पकड़ के आपके साथ बिठाया और खड़ा किया गया था। इमरान खान जो न्यूट्रल होने पे फौज के उनको जो गुस्सा था वो यही था कि आप लोगों को उसी तरह पकड़ पकड़ के अपोजिशन से अलहदा कर दें, ताकि ये अदम एतमाद नाकाम हो जाए। जिस तरह ये मुमकिन नहीं था, और फौज ने आज नहीं तो कल, साल बाद, कभी ना कभी पाकिस्तान की फ़ौज को सियासत से अलहदा होना था। अगर वो हो गए, देर आए दुरुस्त आए, इस पे तो खुश होना चाहिए। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। जिस तरह बहन बात कर रही है ना कि नवाज शरीफ के जाने पे मिठाइयाँ बांटी गई थी जब परवेज़ मुशर्रफ का कू हुआ था, तो इमरान खान के जाने पे पूरे मुल्क में आतिशबाजियाँ हुई थी। वो बात नहीं करेंगे। हमें, मेरे ख्याल में आज अगर हम अच्छी बात करें, आज हम सबको यकसा हमारी खुशियाँ जो हैं, जरा सा ने भी कहा कि एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पार्ट 2 हो जाए। एग्जैक्टली, और बैठ के सबसे बड़ी जो बात है, हमें मिल बैठ कर, जर्नलिस्ट हो, तजिया निगार हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, इंक्लूडिंग PTI, सबको अब अपने मदार में आकर अपना पॉलिटिकल रोल प्ले करते हुए कौम को मुबारकबाद देनी चाहिए। और हमें आज अहद करना चाहिए कि हम फौज को नॉन पॉलिटिकल रखेंगे, उनको हम नहीं घसीटेंगे पॉलिटिक्स में, क्योंकि हमारा उनको दावत देना और मुदाखलत करना ये हमारी तरफ से, सियासतदानों की तरफ से होता है। फिर जब फौज पॉलिटिसाइज होती है, फिर उस पर हम फड्डा भी करते हैं, झगड़ा भी करते हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। आज के इस दिन से मेरे ख्याल में इट्स अ ग्रेट मोमेंट कि हम आज ये, जिस तरह नसीम आपा ने कहा, मैं एंडोर्स करता हूँ कि वी नीड चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पार्ट 2। और इमरान खान को अब बालिग होना चाहिए, उनको बात समझ आ जानी चाहिए कि अब वो जो पहले जिस तरह वो एजेंसियों के साथ और फ़ौज के साथ मिल मिला के जो जनरल पाशा के किरदार है, मैं नहीं नाम लेना चाहता, वो बातों को छोड़ के भुला के आएँ और पब्लिक के वोट पे वो डिपेंड करें, उस पर इन्हिसार करें और उन्हीं मामलात के सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठें। आपको देखो, हमने आते साथ 2018 में हमने उस इलेक्शन को, RTS के बैठ जाने को हमने तस्लीम उसको भी जनरल बाजवा साहब ने क्रिटिसाइज किया कि आप लोगों ने ज्यादती की, उसको सिलेक्टेड कह के इसकी बुनियाद बना के। लेकिन इस पर मजीद भी लेट मी कंप्लीट, मैं एक जुमला कहता हूँ कि उन बातों से अब आगे चलकर हमने आपको
मिसाक मईशत के लिए ऑफ़र की, लेकिन आपका तकब्बुर था कि आप नहीं बैठना चाहते थे सियासी जमातों के साथ, सियासी कुव्वतों के साथ और उनकी लीडरशिप के साथ। नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी में आपने अपना रिप्रेजेंटेटिव उसको भेजा, नुमाइंदे को, लेकिन आप खुद नहीं बैठे। आपने जब हुकूमत चेंज हुई तो आप अपने वज़ीर आला को कहते रहे कि आपने शहबाज शरीफ के साथ नहीं बैठना, मैं उनके साथ हाथ नहीं मिलाना चाहता। तो आपने अगर सियासत करनी है तो आपको सियासतदानों के साथ बैठना होगा, बैठना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसी तरह तनहा रह जाएंगे जिस तरह आज आप तनहा हैं। सही, चलें अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का नाज़रीन, ब्रेक के बाद मजीद भी इस पर बात करेंगे और इमरान खान साहब का एजेंडा अब आइंदा क्या रहेगा, क्योंकि थ्रेट्स भी हैं और बाकायदा तौर पर लेटर्स भी लिख दिए गए हैं। और इस पर मंदलीब साहिबा से मैं क्लैरिटी से भी पूछना चाहूँगा कि क्या वाकई अब इमरान खान साहब सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिकल लाइन पे ही रहेंगे या फिर कहेंगे कि इंटरवीन करें और इनको हटाएं, क्योंकि एक मईशत जो है वो मज़ीद मतलब तबाह होने की तरफ जा रही है, तो इनको हटाएं। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अंदलीब अब्बास साहिबा, ये सारी सूरत हाल है क्योंकि अभी भी इमरान खान साहब कुछ रोज़ पहले तक यही कहते रहे कि जनाब इनको हटाना चाहिए। अब इमरान खान साहब क्या दोबारा वो कहेंगे कि मतलब न्यूट्रल्स ना रहें और इंटरवीन करें? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अभी आपको खुद भी पता है और ये सब भी देख चुके हैं कि इमरान खान साहब को तनहा कहना वही मतलब है ना जो ये 40 साल से ये लोग करते आए हैं। इनको अवाम की कोई परवाह नहीं। इस वक्त अवाम के वो लाडले हैं, वो किसी के लाडले नहीं, अवाम के लाडले हैं। और वो मुजाहरा आपने देख लिया 16 जुलाई को, जब पूरी इस्टेब्लिशमेंट, ये 13 जमातें, इलेक्शन कमीशन, सारा पैसा, सारा मशीनरी, सारी रेगिंग डाल के भी ये जिसको कहते हैं ना पिट के रह गए। वो काफी नहीं था। फिर आए जी 16 अक्टूबर को, 8 में से 7 सीटें जीत गए, ये सब हार गए और ऐसे ऐसे हारे हैं कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं है किसी को। और मैं इनको चैलेंज करती हूं, आप अपना टीवी चैनल चलाएं। खान साहब जब गए हैं, सारी रात के 1 बजे सारा पाकिस्तान प्रोटेस्ट में बाहर निकल आया। ये इस मुल्क में कभी नहीं हुआ। अब मसला ये है कि जब ये बैठ के टीवियों पे इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हैं और इतनी बड़ी बड़ी ऐसे करते हैं जो 40 साल से बोल रहे हैं। पहले क्या होता था, एक पीटीवी होता था, कुछ और चैनल्स होते थे। आपने जिस तरह अभी भी किसी का लाइसेंस बंद कराया, किसी साफी को मार दिया, किसी को, वो उस तरह चल जाता था। इस वक्त सोशल मीडिया है। मेरा, आपका और ये जो बैठे हुए हैं इनका, इससे पहले कि प्रोग्राम खत्म हो, ये 22 करोड़ अवाम में से 15 करोड़ के पास हाथ में टीवी है, हाथ में रिसर्च है, हाथ में सब कुछ है। वो कच्चा छट्ठा निकाल के सबका लगा देंगे। अभी देखना क्या होगा, 10 मिनट बाद आप जाना, सबकी हकीकतें खुली होंगी। तो वो जब टीवी आपने बंद किए, एंकर बंद किए, लोगों ने परवाह ही नहीं की। लोगों को पता है कि क्या ट्रूथ है। वो आप देख लें, जिनको आपने बैन किया वीलॉगर्स पे, उनकी जरा व्यूअरशिप देखें। ये जो प्रोग्राम्स आप चला रहे हैं टीवी पे, इनकी व्यूअरशिप देखें आप। तो ये बैठ के ये कहना कि जी ये इस तरह है, कहते जाएं। इसीलिए गैलप का सर्वे देख लें, ये जो इनकी फेवरेट है, गैलप के जो हेड है वो नवाज शरीफ के एडवाइजर हैं, उन्होंने कहा है जी 88% बिजनेसेस ने कहा कि मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया और रॉन्ग डायरेक्शन में। उन्होंने कहा है कि जी पिछले 8 महीने में 22.5% आपकी बेरोजगारी बढ़ गई है। सही। ये इनके सर्वे वाले, ये इनके पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे, इनका स्टेट बैंक रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं कि मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने और जो मुल्क उभर रहा था वो डूब रहा। अच्छा, अब ये बैठ के जो मर्जी कहें कि ये कर ले, वो कर ले, ये फलाना भी हुआ था, फलाना, और फिगर्स बिल्कुल गलत थे। अवाम वहां बैठी है, उनके हाथ के अंदर, मैं बता रही हूँ ना, अंदलीब साहिबा, एक क्रिस्टल बॉल है। आई अंडरस्टैंड। आप नहीं बेवकूफ बना सकते इनको। अब इमरान खान साहब का जो है वो अब लाहे अमल आइंदा का वो सरप्राइज तो देंगे सैटरडे को आके। वो अब हमें नहीं मालूम, शायद आप अगर हमें बताना चाहें तो क्या होगा कि वो क्या होगा। लेकिन अब क्या मतलब सिर्फ आवाम का ही प्रेशर है या रिक्वेस्ट करेंगे वो मुक्तदरा से कि जनाब ये देखें मुल्क तो तबाही के दहाने पे पहुंच गया, तो आप लोग क्यों नहीं कुछ कर रहे? देखिए, आज 7 महीने से क्या हो रहा है,
सिर्फ अवाम के साथ हम खड़े हैं ना, हमारे एक्स वजीर आजम को और हमारे लोगों को दिन दहाड़े गोलियों से छलनी किया गया। हम FIR नहीं कटवा सकते, लेकिन फिर भी हम खड़े हैं, हम दोबारा वहां जा रहे हैं, हमने खून बहाया, हम जा रहे हैं। हमारा एक ही मकसद है कि इस मुल्क को, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अक्टूबर तक वेट कर लेते, लेकिन अक्टूबर तक वेट करने में अगर आप सोचते हैं कि 5% से डिफॉल्ट रेट 125% हो गया है, तो कोई मुल्क का भी ख्याल करें। ये जो लोग बाहर निकल रहे हैं, ये जो लाखों लोग बाहर निकल रहे हैं, ये आप इनके घरों में ना आज गैस है, ना आज इनमें सकत है कि बिजली का पर यूनिट हम छोड़ के गए थे 14-31 रुपए, आज बताएं। सही। और लोड शेडिंग है साथ। अब मुझे बताएं कि मैं आपको साफ बता रही हूँ, ये तो इनको पता ही नहीं है, ये दे आर आउट ऑफ टच विद द। बिल्कुल सही। मैं जब लिबर्टी जाती हूँ, मैं जो इकट्ठे हो जाते लोग, मैं जाती हूँ वहां उनको तसल्ली देने, वो कहते हैं जी हमें जाती उम्रा लेके जाए, आप हमें सीओ हाउस लेके जाएं। अंजलि साहिबा, लेकिन हमने रोक के रखा हुआ उनको। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, लेकिन एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, शायद उसकी वजह से ज्यादा हालात खराब हो रहे हैं। बिल्कुल। इख्तियार वली खान साहब, आपको क्या लगता है कि जो अभी अंदलीब साहिबा ने कहा कि चीजें वाकई आपके साथ अभी 7-8 महीने होने को हैं, आप लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं मईशत? आर्मी चीफ ने कल, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने भी कह दिया कि 7 महीने में, मतलब टेक्निकली तो आप लोगों के ऊपर चार्जशीट है ये। बिल्कुल ज़मीर साहब, मैं बताता हूँ, मेरी बहन को शायद याद ना हो, ये जो कह रही है ना कि बिजली का यूनिट ये 14 पे छोड़ के गई हैं। 2018 में जब इनकी हुकूमत आई थी तो यही बिजली का यूनिट 5 रुपए का था। ये डॉलर जो था ये 100 रुपए के लगभग था। पेट्रोल का लीटर 65 रुपए का था। ये वहाँ से शुरू नहीं करती हैं, ये जहाँ छोड़ के गए वहाँ की बात करते हैं। 4 साल तो आपने बर्बादी की है। आपने तो सवा सतिया नाश कर दिया था इकॉनमी का, और आपने फ़ौज को भी गलत कर दिया था। कह रहे थे आपके हमारे पास 200 मईशत दान हैं, 200 टॉप नॉच के हमारे पास इकोनॉमिस्ट हैं। शब्बर ज़ैदी क्या तो शौकत तरीन क्या, तो पता नहीं किस किस को आपने नहीं आजमाया। सबसे पहले तो आपका जो मेन कारतूस था वो असद उमर था, जो पहले ही फायर में ही फारिग हो गया, बैठ गया। अब आप बात करती हैं अगर ग्रोथ रेट की, तो हम 6.8 पे छोड़ के गए थे। आपने उसका क्या किया? 2.5 करोड़ लोगों को आप बेरोज़गार करके गए हो। आपने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, 2.5 करोड़ को आपने बेरोज़गार कर दिया था। 50 लाख घर आपने बनाए थे, आपने उसका हिसाब देना था 4 साल बाद। ये जो मेरी बहन कह रही है, मैं इनको बता दूं, ये अब टीवी पे बैठ के झूठ बोलते हैं, और पीटीआई का काम ही यही है। अगर मैं इनसे पूछूं तो ये मुझे जवाब दें कि आप कहाँ से कहती हैं, आप सोशल मीडिया पे भी कहती होती हैं कि इन्होंने 70 साल हुकूमत की है। आज टीवी पे मेरे सामने ये कह रही हैं कि इन्होंने 40 साल हुकूमत की है। नवाज शरीफ की पहली हुकूमत आई थी 18 महीनों के लिए, दूसरी हुकूमत आई थी 27 महीनों के लिए, तीसरी हुकूमत उसकी आई है 4 साल के लिए। तो 4 साल हुकूमत और वो सारे मिला के ही 8 साल बनते हैं। तो आप खुद बताएं कि 4 साल हुकूमत आपने भी की है। और अगर मैं खैबर पख्तूनख्वा को मिलाऊं, कश्मीर को मिलाऊं, इस वक्त भी आप कश्मीर में हुकूमत में हैं, पंजाब में आप हुकूमत में हैं, पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है और 10 साल से है, तो फिर तो इस पूरे मुल्क की बर्बादी के आप जिम्मेदार हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा जो 2013 में जिस पे सिर्फ 33 अरब रुपए का कर्जा था, उसको आपने 1000 अरब रुपए का मकरूज कर दिया। ये मेरी बहन बात ही नहीं कर रही है कि फरागोगी का किरदार क्या था। ये बात ही नहीं कर रही है कि वो कितने 5 के रात कितने की वो जो हीरे की अंगूठियां थी वो क्या किरदार थे। यहाँ टीवी पे बैठ के ये मौलवी बन जाते हैं। इनसे बड़ा कोई अच्छा बंदा ही नहीं है, इनसे तगड़ा और साफ सुथरा। अब तो ये सादिक और अमीन भी नहीं कह सकते खुद को। हालत तो ये हो गई है कि ये तो खुद नाअहल हो गया, ये दूसरों को नाअहल कहते थे, डिस्क्वालीफाइड, चोर भी साबित हो गए। तो आप दूसरों को किस तरह चोर कह सकते हैं? तो बड़ा मेहरबानी अंदलीब बहन, मेरे ख्याल में आपको अब होश के नाखून लेना चाहिए और पीटीआई को जो उसका एक टिपिकल तर्ज अमल है उसको छोड़ना चाहिए। अवाम उनके साथ है, अवाम उनके पीछे खड़ी हुई है। तो क्या वो आप जमीर साहब 5, 6, 10 हजार 12 हजार लोग इकट्ठे हो गए तो व्हाट डू यू थिंक कि आप किसी पे चढ़ाई बड़े जलसे किए हैं जो उन्होंने डेट्स बताई हैं अंदलीब साहिबा ने इलेक्शंस की, आज बाय इलेक्शंस में। मुझे बताइए, मैं बाय इलेक्शन मैंने जीता है इनसे, केपी से जीता है, जिसको ये अपना किला समझते हैं। मैंने इनको शिकस्त दी है,
और ठीक ठाक बड़े वाज़ेह शरीयत से, आदो आद के फ़र्क से। तो इनको पता नहीं है क्या कि वहाँ पे इनकी हैसियत क्या है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई खुश हो या नाराज़ हो, इमरान खान एजेंसियों की मदद से, फॉरेन फंडिंग की मदद से वो हुकूमत में आए थे, कंधों को इस्तेमाल करते हुए वो बैसाखियां लेकर। वो तो पीछे रह गया, पावर अब तो आवाम पीछे खड़ी हुई है उनके, आगे भी सामने आवाम जितने लोग हैं। ज़मीर भाई, ये सारे धरने किस तरह होते हैं, इस पे मैं अगर आप मुझे टाइम दे बिल्कुल फारिग है तो आप मुझे बताएं। देता हूं। अच्छा, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, क्योंकि आपके पास मतलब आप समझते हैं कि जी इमरान खान साहब के पास स्ट्रेंथ नहीं है, तो फिर इलेक्शंस अनाउंस करें और दूध का दूध पानी का पानी सामने हो जाएगा। इस पर भी बात करते हैं नाज़रीन। वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी इख्तियार वली साहब, आप बात अपनी मुकम्मल कर लें। देखिए, मैं यही कह रहा था कि ये अब इनके पास 3 चीज़ें थी इमरान खान के पास। ब्रेक पे जाते हुए जो मैंने सवाल छोड़ा था, मुझे बताएं ना, अगर आप लोग इतने कंफर्टेबल हैं, आप समझते हैं कि इमरान खान मैं उसी पे आता हूं। एक इनके पास साइफर था, दूसरा इनके पास इम्पोर्टेड हुकूमत का वो था, इल्ज़ाम था, तीसरा इनके पास फिर आर्मी चीफ की तैनाती थी और अर्ली इलेक्शन का ये वैसे ही वो तो अभी भी है, मुतालबा भी है, एक ही है। मैं उस पर बताता हूँ। अगर इमरान खान इतने सीरियस थे अर्ली इलेक्शंस में, तो ये मुतालबा तो हम कर रहे थे इसी साल, ये क्यों नहीं मान रहे थे, ये इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे थे। इन्होंने ड्रामा किया, साइफर का, इम्पोर्टेड हुकूमत का, आर्मी चीफ का, अर्ली इलेक्शन का ये राग अलाप रहे हैं। लेकिन अगर ये खुद सीरियस है, अर्ली इलेक्शन करवाना चाहते हैं, तो पंजाब की हुकूमत तोड़ दें, कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तोड़ दें, इलेक्शन का माहौल बन जाएगा। ये तोड़ते ही नहीं है। वहाँ से तो इनका नाम नफ़का लगा हुआ है, वहाँ से तो ये हेलीकॉप्टर ले रहे हैं, वहाँ से ये खर्चा ले रहे हैं, वहाँ से ये धरने स्टेज कर रहे हैं, उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। आपको लगता है कि अगर ये डिसॉल्व कर दें दोनों प्रोविंशियल असेंबलीज, तो आप लोग माहौल बन जाएंगे? बिल्कुल माहौल बन जाएगा। मजबूर नहीं, देखिए मैं नहीं तो क्या फिर दो आपके फेडरेटिंग यूनिट्स जो जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं रहेगी, तो फिर वहाँ पे फिर हुकूमत कैसे चलेगी? है चल सकती है, उसके बड़े आईनी रास्ते और भी हैं, वो हम चला लेंगे। लेकिन अच्छा, तो फिर आप चाहते हैं कि ये लोग वो डिसॉल्व भी कर दें और फिर आप इलेक्शंस भी ना करें? तो चलें, ये आ जाएं, बात कर लें, पार्लियामेंट में आ जाएं। ये तो पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं है, ये पहले पार्लियामेंट का हिस्सा बने, पहले ये जमहूरी बने, जमहूरियत को माने, तस्लीम करे कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम in the rule of democracy, the circle of democracy। लेकिन एक बात तय है कि आज अगर हम इलेक्शन में जाएं तो आप लोगों की पॉपुलैरिटी नहीं है, नुकसान उठाएंगे। ये आपका ख्याल हो सकता है, ये पब्लिक का नहीं है। चल, पब्लिक का नहीं। अंदलीब अब्बास साहिबा, आपको क्या लगता है कि अगर ये जिस तरह अभी इख्तियार वली खान साहब ने कहा कि केपी डिसॉल्व कर दें, पंजाब डिसॉल्व कर दें और उसके बाद ले लें इंतखाबात, इज दिस एन ऑप्शन? देखिए, मैंने तो पहले भी कहा है कि अवाम जो है वो इनको मुंह पे 10 दफा इनके बात बता चुकी है। इमल वली खान का अभी इबरतनाक शिकस्त देखें, 16 अक्टूबर को इबरतनाक शिकस्त। उसके बाद आप देखें पूरे केपी में जितने भी इलेक्शंस हुए, इमरान खान साहब ने वो कुरम में तो गए भी नहीं, वो जा ही नहीं सके, वो बेचारे बिजी थे उधर, फिर वो गोलियां मार दी उनको। वो ना हमने कैंपेन किया ना कुछ किया, उसमें भी इबरतनाक शिकस्त। ठीक है ना, ये तो नंबर्स हैं, अभी के नंबर्स हैं। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी सर्वे की एजेंसी जो है गैलप, जिनके हेड इनके एडवाइजर हैं और हमेशा इनके मतलब के सर्वेस देते हैं, उसने कहा है कि जी 88% लोग कहते हैं मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। और वैसे भी आप देखें 2/3 हम कह रहे थे कि जी 2/3 से हमें जीतना चाहिए, 3/4 से हम हर जगह जीत रहे हैं, बल्कि ज्यादा ही। अब अगर ये ना हो तो ये इलेक्शन क्यों पोस्टपोन हो रहे थे? आपको याद है कि अब तो वहां कराची में और बाकी जगह हमने तो केसेस किए हुए कि इलेक्शन होने चाहिए, ये तो इलेक्शन से भाग रहे थे। लोकल बॉडी के इलेक्शन जो है 4 दफा पोस्टपोन हुए कराची वो तो अब 15 जनवरी के अलावा आप तारीख आ गई कि ये इलेक्शंस जुलाई में होने थे, इन्होंने पोस्टपोन करे, कभी जी बंदा नहीं मिल रहा, कभी सिक्योरिटी नहीं मिल रही। अब जनवरी में हो गए, अब जनवरी की डेट आ गई है। लेकिन अंदलीब साहब, एक छोटी सी चीज मैं बता दूं कि इख्तियार वली खान साहब जब बाय इलेक्शन जीते और उस वक्त सेंटर में भी आपकी हुकूमत थी और केपी में भी आप ही की हुकूमत थी, और अब आप जो बाय इलेक्शंस जीते हैं आपकी केपी में हुकूमत थी, पंजाब में हुकूमत थी।
मतलब 16 जुलाई वाले नहीं, उसके बाद तो आप लोगों की हुकूमत थी। तो एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन है, और मेरे ख्याल में आपने किन को हराया था जी? मैंने परवेज खटक के फैमिली को हराया। परवेज खटक साहब की फैमिली को हराया था। तो लेकिन सवाल यह है कि अगर इस वक्त फोरमोस्ट मुतालबा इलेक्शंस है, तो फिर क्या मतलब चीज रोक रही है कि केपी डिसॉल्व करें, पंजाब डिसॉल्व करें और प्रेशर बिल्ड कर दें कि जी अब तो आधा मुल्क तो बगैर किसी हुकूमत के इलेक्शंस के अलावा कोई चारा ही नहीं है? अंदलीब साहब, मैंने आपको कहा ना कि 15 करोड़ अवाम के हाथ में टीवी और कंप्यूटर है। ये इस किस्म की बेवकूफ बातें समझ के कि जी हम इनको कह देंगे और ये हो जाएगा और फिर हम बिल्कुल ही, ये नहीं होगा। अच्छा, आप लोग कन्विंस्ड हैं चले कि गए, ये जहां बैठे हुए हैं ये अगले 10 साल इलेक्शन नहीं फाइट कर सकते। इनको 10 महीने क्या, तो मुल्क को इसी तरह डूबने दें, इसी तरह लोगों को पिसने दें। आप एक वजीर आजम देखें जो कि एक दिन के लिए शर्मुल शेख जाता है और उसके बाद 5 दिन यूके में टैक्स पेयर के पैसों में खुद कहते हैं मुसद्दिक मलिक के अवाम को जहर देने को हमारे पास पैसे नहीं है, और वो वहां 5 दिन बैठता है। उसके बाद वो जो मफरूर इश्तिहारी मुजरिम जिसको के मतलूब है पाकिस्तानी रियासत से, वो बजाय पाकिस्तान आने के 3 साल से भागा हुआ है। वो जाके इटली में मिलान में वो याशियां कर रहा है और ये सारे एंजॉय कर रहे हैं। मुल्क डूब रहा है, वहां लीडरशिप नाम की कोई चीज नहीं है। मेरे साथ प्रोग्राम में बैठ के तलाल चौधरी ने कहा, जब उसे पूछा गया कि भाई तुम्हें तो अपने घर से वोट नहीं मिला, मैंने उस प्रोग्राम में उसको चैलेंज किया था कि इस दफा जब आबिद शेर अली को ना अपने घर से वोट मिलेगा, ना तलाल को मिलेगा और ना राना सनाउल्लाह को मिलेगा, और तीनों को नहीं मिला। तो जब उनसे पूछा गया कि भाई तुम्हें तो अपने घर से वोट नहीं मिला, तो उन्होंने कहा जी हमजा तो आए नहीं कैंपेन करने, मरियम भी बाहर चली गई, उन्होंने भी कैंपेन नहीं किया, नवाज शरीफ वापस नहीं आते, तो हमारे तो लीडर ही नहीं है, तो हमने क्या कैंपेन करना। सही, अंदलीब साहब का हाल है। बिल्कुल आपका बैठे यहाँ बातें करते हैं। नहीं, आपका पॉइंट आ गया, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं, लेकिन बिल्कुल क्विकली यस और नो कि अब स्ट्रीट पावर ही डिटरमिन करेगी या टेबल पे बैठेंगे? देखें, हम बिल्कुल टेबल पे बैठने को तैयार हैं। पहले इलेक्शंस की डेट की बात, इख्तियार वली खान साहब। देखें, ये मैं आज बिल्कुल कंट्रोवर्शियल टॉक के लिए नहीं आया था कि आज हमने कोई अच्छी बात करनी है और हमने मूव फॉरवर्ड होना है, आगे हमने जाना है मुस्तकबिल की तरफ और कुछ अच्छी बातों के साथ, ताकि कौम को हम मुतमईन कर सकें। लेकिन ये वही दुम वाली बात है, इन्होंने सीधा होना नहीं है, इनको अकल आनी नहीं है, इनको फहम नहीं आना, इन्होंने हालात का इदराक नहीं करना, उसका जो तकाजा है ये उसको समझते नहीं है। इमरान खान पॉलिटिकल सोच और अप्रोच से आरी इंसान है और इसी तरह उनके फॉलोअर्स भी हैं, ये इनकी लैंग्वेज है। अगर ये चोर की बात करते हैं तो कौन सी चोरी? शहबाज शरीफ अगर वहाँ लंदन में जाके बैठता है तो वो बाप दादा से, बुज़ुर्गों से, वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो इस मुल्क के बड़े टैक्स पेयर्स में से हैं। मुझे बताइए इमरान खान का कारोबार क्या है, उनका रोज़गार क्या है, वो पैसे कहाँ से इकट्ठे करते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ इनसे कि मुझे बताएं कि जो 15 अरब रुपए उन्होंने सैलाब ज़दगान के नाम पे इकट्ठे किए, वो कहाँ पे उन्होंने खर्च किए? जो पुकार के लिए उन्होंने पैसे इकट्ठे किए थे, उससे उन्होंने कारखाने लगवाए थे ईंटों के और वो फिर पब्लिक में वो बेचते रहे हैं, उसने उससे भी बिजनेस किया है। इमरान खान की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है? ये अगर अदालत की बात करेंगी तो फिर मैं बोलूंगा कि कैलिफोर्निया की अदालत का भी एक फैसला है, वो भी एक फैसला है इमरान खान की नाजायज औलाद के बारे में। बिल्कुल वो उस तरफ नहीं जाना चाहिए, मैं किसी को भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर ये किरदार कुशी करेंगे, ये मेरे लीडर पे बात करेंगी तो मैं इनके लीडर को फिर नहीं स्पेयर करूंगा। उन्होंने तो कहा कि मैं सीधी बात करूंगा, नवाज शरीफ पे जो केस बना था वो गलत था, वो तो पनामा का वो भी ठीक हो जाएगा। साकिब निसार की उसके तमाम फैसले ये नल एंड वाइट डिक्लेयर हो जाएंगे, क्योंकि वो बुग़्ज़ पे मबनी थे, कीने पे मबनी थे। पनामा में 100 पता नहीं 500 कितने लोग थे, एक बंदे का 107 हुआ है, नहीं हुआ। नवाज शरीफ का सिर्फ मीडिया ट्रायल हुआ था। और मैं दिलीप को फिर कह रहा हूँ कि नोट कर लें, अब इसके बाद जिस तरह फ़ौज आज़ाद हो गई है, इस तरह अदलिया से भी हमें पूरे तवक्को है कि वहाँ से भी हमें इंसाफ मिलेगा। नवाज शरीफ आएंगे, सरेंडर करेंगे, सुरखरू होंगे और इंशाअल्लाह इस मुल्क के वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। और जिस दिन वो आएंगे मैं आपको बताऊंगा कि आप देख लें कि उनका इस्तकबाल किस तरह होता है और लोग उनको किस तरह फिर अपने कंधों पे बिठा के वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना। चलें,
देख लेते हैं आने वाले दिनों में होगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।